Hello, welcome to another video. Have you ever thought about a scenario in which there is no growth, there is no inflation, there is no deflation, no disinflation, everything is static? मतलब आप जिस तनख्वाह पे काम कर रहे हो आपकी सैलरी वही है, या फिर अगर आप दूध लेने जा रहे हो तो उसका प्राइस वही है, दाल आटा चावल चिकन लेने जा रहे हो तो उसका प्राइस वही चला जा रहा है सदियों से, और सैलरीज भी आपकी वही चली जा रही है सदियों से. नथिंग रॉन्ग इन दिस सिस्टम, राइट? एज लॉन्ग एज योर नीड्स आर बीइंग मेट, व्हाट्स द हार्म, राइट? या फिर अगर आपको छुट्टी मनाने जाना है तो वो भी आपको सेम प्राइस पे पड़ रही है. बट ऐसा सिनेरियो पॉसिबल ही नहीं है कभी, एंड दैट्स द हार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, विच इज़ डिमांड एंड सप्लाई. ओके, तो जब भी हम किसी प्राइस की बात करते हैं कि लाइक आई सेड कि दूध उतने का ही मिल रहा है या आपकी तनख्वाह उतनी है, दिस इज़ अ प्राइस ऑफ दूध या दिस इज़ अ प्राइस ऑफ योर लेबर और योर सर्विसेज. तो आप जो बोल रहे हो कि प्राइस हमेशा सेम, राइट? प्राइस अपने आप में कुछ नहीं होता है. इट्स ऑलवेज एन इम्बैलेंस और रादर अ बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई एंड वेयर दीज टू मीट. ओके, तो ये सिनेरियो कभी पॉसिबल नहीं है बिकॉज डिमांड और सप्लाई का हमेशा बैलेंस चेंज होता रहेगा. अब क्यों चेंज होता रहेगा वो, लेट्स लुक एट द डिफरेंट ड्राइवर्स ऑफ डिमांड एंड डिफरेंट ड्राइवर्स ऑफ सप्लाई. बहुत ही बेसिक तरीके से अगर आप डिमांड कंसिडर करें ऑन एन एग्रीगेट लेवल टोटल, तो डिमांड इज़ ड्रिवन बाय टू फैक्टर्स. वन, कि कंजम्पशन करने वाले लोग कितने हैं, ठीक है? ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा डिमांड करेंगे, कम लोग होंगे तो कम डिमांड करेंगे. सेकंड इज़ कि एक बंदा कितना डिमांड कर रहा है या कितना कंज्यूम कर रहा है, राइट? सो कंजम्पशन पर कैपिटा, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एग्रीगेट डिमांड आएगी, ठीक है? तो ऐसा भी हो सकता है कि लोग तो बढ़ते जा रहे हैं बट कंज्यूम नहीं कर रहे उतना, ठीक है? कंजम्पशन पर पर्सन कम होती चली जा रही है, तो शायद डिमांड उतनी ही रहे या कम ही हो जाए. बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि नंबर ऑफ पीपल तो उतने ही हैं या बल्कि नंबर ऑफ पीपल तो कम ही हो गए, लेकिन हर एक पर्सन ज़्यादा डिमांड कर रहा है, ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, तो अगेन योर एग्रीगेट डिमांड गोज अप, राइट? और मे नॉट फॉल, ठीक है? तो ये तो डिमांड साइड हो गई, इसके ये दो ड्राइवर्स हैं. अब कोई भी डिमांड कर रहा है कोई इसी चीज़ के, गुड का, खाने पीने की चीज़ों का या किसी सर्विस का या लेबर का, तो इट हैज़ टू बी मेट, राइट? तो वहाँ सप्लाई साइड पे अगेन दो फैक्टर्स हैं या दो ड्राइवर्स हैं. वन इज़ द सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज, ओके, एंड द सेकंड इज़ एफिशिएंसी या प्रोडक्टिविटी ऑफ कन्वर्टिंग दोज रिसोर्सेज इनटू द फिनिश्ड गुड या सर्विस जो कि एक्चुअल में कंज्यूम की जाएगी. सो इफ़ वी टॉक अबाउट सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज, this again has two components to it. One is natural resources and the second is human resources या human labor, ठीक है? तो सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज जहाँ तक की बात है नेचुरल रिसोर्सेज की, जैसे हम बात करें तो दे कैन बी लाइक कोल या ऑयल या मेटल्स, ठीक है, वुड. तो ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं. कुछ नेचुरल रिसोर्सेज बहुत अबंडेंटली अवेलेबल है, कुछ नेचुरल रिसोर्सेज स्कार्स हैं, बहुत कम अवेलेबल है. देन इफ़ यू टॉक अबाउट ह्यूमन रिसोर्सेज, तो ह्यूमन रिसोर्सेज अगेन डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पीपल एंड द स्किल ऑफ पीपल, ठीक है? तो कितने लोग अवेलेबल हैं सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, या फिर कितने लोग अवेलेबल हैं फैक्ट्री में काम करने के लिए जहाँ पर ये गुड्स की प्रोसेसिंग की जाती है, ठीक है? एंड देन सेकंड इज़ कि उनकी स्किल कितनी है, क्या वो जो सर्विस डिमांड की जा रही है वो डिलीवरी करने के लायक है भी कि नहीं, या फिर वो फैक्ट्री पे काम करने लायक है भी कि नहीं, राइट? सो दिस इज़ द सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज. द सेकेंड थिंग और ड्राइवर दैट आई टॉक्ड अबाउट वाज एफिशिएंसी या प्रोडक्टिविटी. कि ठीक है मेरे पास रिसोर्सेज भी हैं, मतलब मेरे पास नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं, मेरे पास ह्यूमन रिसोर्सेज भी हैं जो कि स्किल्ड है. अब मैं
जो ऑपरेशन है मेरा, या जो प्रोसेस है ऑफ कन्वर्टिंग अ रॉ गुड और अ रॉ लेबर इनटू अ फिनिश्ड गुड और अ फिनिश्ड सर्विस, ये पूरी प्रोसेस में मैं कितना एफिशिएंटली इसको कर लेता हूँ, यानी कि कितने कम टाइम में मैं कर पाता हूँ और कितने कम पैसे मुझे चाहिए, या मुझे कितने कम इनपुट्स चाहिए टू प्रोवाइड अ फिनिश्ड आउटपुट, राइट। तो ये सारे ड्राइवर्स हैं। अभी आपको लगता है कि इतने सारे ड्राइवर्स में सारी चीज़ें कांस्टेंट रह सकती हैं हमेशा के लिए? द आंसर इज़ नो, राइट, बिकॉज ह्यूमन पॉपुलेशन इज़ ऑलवेज इन फ्लक्स। और अब तो ये प्रोजेक्शंस है कि ज़्यादातर कंट्रीज़ का डिक्लाइन ही हो रहा है, होना शुरू, वेस्ट का, साउथ कोरिया, जापान, इवन चाइना, सब डिक्लाइन पे पॉपुलेशंस है। इंडिया थोड़ा सा राइज पे, बट इन द नेक्स्ट 20 ईयर्स हमारे भी डाउन शुरू हो जाएगी पॉपुलेशन। अफ्रीका इज़ ग्रोइंग। तो पॉपुलेशन चेंज होती रहती है, ठीक है, विच मीन्स डिमांड साइड में चेंजेस होंगे, विच मीन्स सप्लाई साइड में चेंजेस होंगे। सिमिलरली नेचुरल रिसोर्सेज, इफ़ यू लुक, कभी नया ऑयल रिजर्व्स मिल जाता है, कभी हम बोलते हैं कि नहीं ये रिसोर्स तो ख़त्म होने वाला है, राइट, तो वो चेंज होता रहता है। देन द बिगेस्ट change that is happening nowadays and will continue to happen is the efficiency factor or the productivity factor। तो क्या है कि जैसे AI में एडवांसेस हो रहे हैं, रोबोटिक्स में एडवांसेस हो रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू गो टुवर्ड्स आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। तो इन सब चीज़ों से क्या होगा कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो हमें जितना टाइम या जितना रॉ मटेरियल लगता था पहले, अब उतना नहीं लगेगा सेम लेवल ऑफ आउटपुट देने के लिए, ठीक है। तो इस वजह से प्राइस कभी भी या डिमांड सप्लाई कभी भी सेम तरीके से मैच नहीं होंगे, राइट। तो प्राइस हमेशा ऊपर या नीचे जा सकते हैं, ओके। जनरली लॉन्ग टर्म व्यू अगर आप देखो तो प्राइसेस हमेशा ऊपर जाते हैं, ठीक है, ऑन एवरेज। लॉन्ग टर्म आप जूम आउट करते चले जाओ, प्राइसेस ऊपर ही जाएंगे ऑन एन एवरेज। उसका रीज़न ये है या था अभी तक कि ह्यूमन पॉपुलेशन हमेशा बढ़ रही थी और सबने ये सोचा था कि बढ़ती जाएगी, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग वाज नेचुरल रिसोर्सेज अबंडेंट थे, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, ठीक है। एंड थर्ड थिंग वाज वी वर गेटिंग इंक्रीजिंगली एफिशिएंट एट प्रोड्यूसिंग दोज गुड्स एंड सर्विसेज, ओके। तो डिमांड भी थी और सप्लाई भी थी, और डिमांड बढ़ती जा रही थी तो सप्लाई वाज कैचिंग अप विद द डिमांड एंड वी वर गोइंग अपवर्ड्स। अब अगर आपको कोई बोले कि क्या अब भी प्राइसेस ऊपर जाते रहेंगे, तो सबसे बड़ा जो सवाल या निशान खड़ा होता है या एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन जो खड़ा होता है, दैट इज़ ऑन फर्टिलिटी, ह्यूमन फर्टिलिटी। क्योंकि फर्टिलिटी डिक्लाइन पे है तो लोग ही कम हो जाएंगे। जब लोग ही कम हो जाएंगे तो डिमांड कम हो सकती है, जब लोग ही कम हो जाएंगे तो सप्लाई भी कम हो सकती है। बट ऐसा हो सकता है कि जो AI आ रहा है, जो टेक्नोलॉजी आ रही है, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स आ रही है, उससे चीज़ें चेंज हो जाए, ठीक है। तो यू माइट नॉट नीड इनफ पीपल टू प्रोड्यूस दैट आउटपुट, बट द बिग क्वेश्चन विल देन कम ऑन कि कंज्यूम कौन करेगा, राइट। बट रिमेंबर कि हमने बोला था कंजम्पशन के दो ड्राइवर हैं, नंबर ऑफ पीपल एंड कंजम्पशन पर कैपिटा। तो भले ही ह्यूमन पॉपुलेशन कम होती चली जाए, इफ़ यू हैव इनफ सप्लाई एंड पीपल कैन कंज्यूम मोर, राइट। तो अगर अभी फॉर एग्जांपल ये सब चीज़ें बहुत हाई लेवल पर हाइपोथेटिकली हम इमेजिन नहीं कर पाते कई बार, बट फॉर एग्जांपल अगर हमारे घर में 5 लोग हैं लेट्स से, और 5 लोग रोज़ दिन में 1 गिलास दूध पीते हैं, यही उनकी डाइट है, ठीक है। अब भविष्य में अब बोले अब मेरी फैमिली में 2 लोग ही रह गए, 3 लोगों की डेथ हो गई और बच्चे पैदा हुए नहीं, अब 2 लोग ही रह गए। तो आप सोचोगे कि ये 2 लोग तो अब कंजम्पशन कम हो जाएगी फैमिली की, बट पहले जो 5 गिलास दूध पिया जाता था वो 5 लोग पीते थे। अब ये 2 लोग कैन स्टिल ड्रिंक 2.5 glasses ऑफ मिल्क एंड द कंजम्पशन कैन स्टिल बी 5 glasses ऑफ मिल्क, ठीक है। तो कम लोग भी ज़्यादा कंज्यूम कर सकते हैं। अब देखा जाए तो ये क्या हो रहा है,
इसको कहते हैं लिविंग स्टैंडर्ड का इंक्रीज होना। पहले जो एक बंदा 1 गिलास दूध पीता था, अब वो 2.5 गिलास दूध पी पा रहा है, तो लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ गया और अफोर्ड भी कर पा रहा है क्योंकि सप्लाई भी है। ठीक है, ये जो सिनेरियो है ये एक यूटोपियन सिनेरियो है जो टेक्नोलॉजी और एआई के राइज और ह्यूमन पॉपुलेशन के डिक्लाइन में एग्जिस्ट करता है आगे भविष्य में, राइट? दैट कंजम्पशन पर कैपिटा इंक्रीजेस एंड इनइक्वालिटी नहीं है। ठीक है, बट हो सकता है इन द फ्यूचर दैट इनइक्वालिटी इतनी एक्सट्रीम हो जाए कि कुछ लोग 2.5 गिलास दूध की जगह 5 गिलास दूध पी पा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो पहले 1 गिलास दूध पीते थे वो अब आधा गिलास भी दूध नहीं पी पा रहे हैं, राइट? एंड दिस इज़ अ डिस्टोपियन सिनेरियो विच कैन एग्जिस्ट इन द फ्यूचर। ठीक है, तो मेन जो प्रॉब्लम है वो हमारी अभी ये है कि हम किस तरह के फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं, और उसका बहुत क्रिटिकल एक क्वेश्चन मार्क है पॉलिसी मेकर्स के ऊपर, गवर्नमेंट्स के ऊपर, टेक्नोलॉजी वाले लोगों के ऊपर कि कैसा फ्यूचर चाहिए हमको ह्यूमैनिटी का। ठीक है, तो अगले 20, 30, 50 साल शायद बहुत ज़्यादा टर्मोइल वाले होने वाले हैं, बिकॉज ये कैसे प्ले आउट करेगा नोबडी नोज। ओके, तो हमने अभी एस्टैब्लिश कर लिया कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कोई नहीं रोक सकता, प्राइसेस हमेशा चेंज करेंगे ही करेंगे, बिकॉज अंडरलाइंग ड्राइवर्स हमेशा चेंज करेंगे बिकॉज दैट्स द पार्ट ऑफ नेचर इन विच वी आर एंड दैट्स अ पार्ट ऑफ आवर ह्यूमन नेचर, राइट? अब प्राइस मतलब कि मनी की वैल्यू, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पैसा, पैसे की जो क्या वैल्यू है या क्या परचेजिंग पावर है टेक्निकल टर्म्स में, दैट इज़ इन्फ्लेशन देखा जाए तो मतलब इन्फ्लेशन मतलब कि उस मनी की वैल्यू कम होती जा रही है, राइट? जो आपके पास पैसा है उसकी वैल्यू कम होती जा रही है, दैट इज़ इन्फ्लेशन। तो यदि आपके पास इकोनॉमी में या आपके लेट से सिंपल आपके पर्स में 100 रुपये का नोट था, वो 100 रुपये का नोट आपको 5 गिलास दूध लेके आ पा रहा था, अभी कल आप गए वही 100 रुपये का नोट आपको सिर्फ 2 गिलास या 2.5 गिलास दूध ही अफोर्ड दे रहा है, राइट? तो इसका मतलब आपके पास जो कैश था उसकी वैल्यू कम हो गई ना, दैट इज़ इन्फ्लेशन। तो इसका मतलब जो वैल्यू ऑफ मनी है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं रहेगी, ऊपर नीचे जाती रहेगी। मनी ओनली कम्स इनटू द पिक्चर, मतलब मनी एक सेकेंडरी चीज़ है, ठीक है? मनी इज जस्ट अ वे ऑफ एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज, मनी इज जस्ट फैसिलिटेटिंग ट्रेड। ठीक है, पहले मनी से पहले भी ह्यूमन सिविलाइजेशन में ट्रेड हुआ करते थे। मनी तो नया कॉन्सेप्ट है काफ़ी, मनी इज नॉट दैट ओल्ड ऑफ अ कॉन्सेप्ट। उससे पहले होता था बार्टर सिस्टम, आपने स्कूल में पढ़ा होगा बार्टर सिस्टम, ठीक है? बट बिकॉज दैट सिस्टम वॉज इनएफिशिएंट इन द वे कि आप किस तरीके की गुड के एक्सचेंज को बैलेंस करोगे, गुड्स और सर्विसेज के एक्सचेंज को कैसे बैलेंस करोगे, तो वैल्यूएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वॉज वेरी इनएफिशिएंट। उसकी वजह से एक थर्ड इंस्ट्रूमेंट लाया गया विच इज़ मनी, विच इज़ अ कॉमन स्केल, जिस स्केल पे आप नाप सकते हो। अब दैट मनी कैन बी एनीथिंग, पत्थर भी हो सकता है वो, कि ये बर्गर की कीमत 5 पत्थर है तो एक पिज़्ज़ा की कीमत 7 पत्थर होगी, ठीक है? सेम कॉन्सेप्ट, अब पत्थर पे भी लिख के दे सकते हो ये मनी है, ठीक है? एज लॉन्ग एज इट इज़ बीइंग एक्सेप्टेड फॉर ट्रेड बिटवीन पीपल, दैट्स मनी। अब उस मनी जो है, उस मनी को कौन कंट्रोल करता है, आप या मैं? बेसिकली आप या मैं ही कंट्रोल करते हैं। मैं अगर मान लो बर्गर बेच रहा हूँ और मैं बोलूँ कि मैं ये करेंसी एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है, तो आपका मनी यूजलेस है ना? या अगर है ना, तो और ऐसा इंटरनेशनल ट्रैवल में देखा जाता है, अगर आप इंडियन हो एंड इफ़ यू गो टू यूएस या किसी भी और कंट्री में, आप बोलो ये मेरे पास 100 रुपये का नोट है, कोई लेगा थोड़ी ना, आपको देगा ही नहीं अपनी गुड्स या सर्विसेज, तो यू शुड हैव देयर पत्थर, उनका पत्थर होना चाहिए आपके पास, ठीक है? तो यहाँ आपको पता चलता है कि मनी इज़ अ पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट, राइट? एज मच एज इट इज़ एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, इट्स अ पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट ऑल्सो। एनीवे, तो बेसिकली मनी को कौन कंट्रोल करता है? हम और आप जो कंट्रोल करते हैं, हम डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करते, लेकिन हम अपने गवर्नमेंट्स और सेंट्रल बैंक्स के थ्रू कंट्रोल करते हैं। गवर्नमेंट इज़ वेयर द थिंग्स गेट पॉलिटिकल व्हेन वी से कि भाई मेरे देश में तो यही चलेगा, ठीक है? सेंट्रल बैंक इज़ वेयर इट गेट्स इकोनॉमिक,
इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम। सो सेंट्रल बैंक बताता है आपको कि हमारे देश में इतने पत्थर रहेंगे या इतने पत्थर को अब हम वापस ले रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज नोन एज कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई, मोटा मोटा। अभी सेंट्रल बैंक्स के साथ एक और इंस्टीट्यूशन है बैंक्स। दोज आर इवन बिगर इन्फ्लुएंसर्स ऑफ मनी इन द इकोनॉमी दैन अ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक तो सिर्फ पत्थर को कंट्रोल कर रहा है, बैंक्स ने अपना पत्थर नहीं, बैंक्स ने एक पत्ता ले लिया, एक लीफ ले लिया। दैट नो रॉक्स आर गिवन बाय सेंट्रल बैंक्स, यू कैन ट्रेड इन देम, बट यू कैन ऑल्सो टेक अ लीफ फ्रॉम मी, ठीक है, मैं लिख के दे दूंगा, ठीक है। यू एक्सचेंज लीव्स बिटवीन द टू एंड द सेंट्रल बैंक सेज ओके, ठीक है, बिकॉज लीव्स एंड रॉक्स कैन ऑल्सो बी एक्सचेंज्ड, ठीक है। तो आप समझो बहुत डिफरेंस है इन दोनों में, बहुत क्रिटिकल है समझना। वो जो पत्थर है, वो जो रॉक है, वो सेंट्रल बैंक ने दिया है आपको, ठीक है। वो रॉक्स आपस में सर्कुलेट आप एक्सचेंज कर सकते हो। जो लीफ है वो आपको बैंक ने दिया है, ठीक है, और आप लीव्स में भी एक्सचेंज कर सकते हो। बट लीफ की वैल्यू कहाँ से आ रही है? लीफ इसलिए एक्सचेंज हो पा रहा है क्योंकि सेंट्रल बैंक बोलता है कि भैया ये लीफ लेके आप पत्थर भी ले सकते हो मुझसे, ठीक है। तो लीफ की वैल्यू पत्थर में आप कर सकते हो। अभी यहाँ पर पत्थर क्या है? पत्थर है हमारा कैश, जो करेंसी सर्कुलेट होती है, जिस पे उस पर RBI लिखा होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज पत्थर। लीफ इज जो अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में दिखाता है कि आपके सेविंग्स अकाउंट में इतना बैलेंस है, दैट इज अ लीफ। वो लीफ क्या है? वो आपने बैंक को पैसा दिया हुआ है, एक तरह से आपने बैंक को अपने पत्थर दे दिए और बैंक ने आपको पत्ता दे दिया कि ये 1000 पत्थर ले लो। बैंक ने आपको उस लीफ पे लिख दिया 1000 पत्थर इसने मुझे दिए हैं, और आप वो लीफ लेके घूम रहे हो। जब आप बैंक से लोन लेते हो तो उल्टा है, तो बैंक आपको एक तरह से 1000 पत्थर दे रहा है, दे नहीं रहा है आपको 1000 पत्थर। बैंक आपको एक लीफ निकाल के देता है और उस पर लिख देता है कि बैंक ने आपको 1000 पत्थर दे दिए, और वो लीफ लेके आप घूम लेते हो और बोलते हो मैं आपको वापस जब करूँगा तो मैं आपको वापस 1000 पत्थर कर दूंगा। और दुनिया में ये लीफ्स एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है। दिस इज नोन एज क्रेडिट, ठीक है। क्रेडिट सप्लाई या क्रेडिट कितना है इकोनॉमी में, बेसिकली उधारी कितनी है देखा जाए तो। क्योंकि जैसे ही एक बैंक एक लोन देता है, वैसे ही लोगों के बैंक अकाउंट में पैसा आ जाता है, ठीक है। तो जितना बैंक लोन देगा उतने लीव्स मार्केट में, इकोनॉमी में आ जाएंगे, एंड दैट इज द रियल डील। तो एक रिजर्व बैंक या सेंट्रल बैंक ऑल्सो ट्राइज टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लीव्स इन द इकोनॉमी। बैंक क्रेडिट बढ़ रहा है, कम हो रहा है, वो भी ट्राई करता है कंट्रोल करने का। दैट कंट्रोल इज ओनली थ्रू कैपिटल, दैट वी कैन टॉक अबाउट इट लेटर। बट हाँ, आपको समझना है कि लीव्स और रॉक्स में डिफरेंस है कुछ, ठीक है। एंड देन banks are even a bigger influence than central banks. Okay. The second bit that you should also understand is कि लोग इन्वेस्ट क्यों करते हैं, या बैंक उधारी क्यों दे रहा है आपको, या आपके पास जो पैसा है आप बैंक को क्यों दे रहे हो। आपके पास तो पत्थर है ना, आपने क्यों दिए बैंक को, या बैंक के पास जो पत्थर थे बैंक ने आपको क्यों दिए। लीव्स में क्यों कन्वर्जन हुआ स्टार्ट, ठीक है। उसका रीज़न ये है कि आप एक इन्फ्लेशन एक्सपेक्ट करते हो, यू एक्सपेक्ट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। और आपके दिमाग में ये होता है कि हाउ डू आई मेक श्योर दैट नंबर 1, मेरी जो आज की नीड्स हैं, मेरी जो आज की कंजम्पशन है, वो कल भी मुझे अराइज होगी, तो क्या कल मैं उसको मीट कर पाऊँगा, राइट। सो फॉर एग्जांपल, अगर आज मैं 1 गिलास दूध पीता हूँ, मुझे कल भी 1 गिलास दूध चाहिए, ठीक है। अगर आज वो 1 गिलास दूध 10 रुपये का है और कल अगर 12 रुपये का हो गया, तो मैं तो अफोर्ड ही नहीं कर पाऊँगा, है ना, मैं नहीं पी पाऊँगा 1 गिलास दूध।
तो अगर मैंने ग्रो नहीं करा, अपना आज का 10 रुपया मैंने कल अगर 12 रुपये पे नहीं लेके आया, तो मेरी कंजम्पशन कम हो जाएगी, मैं तो गरीब हो जाऊंगा बेसिकली, राइट। तो इसलिए मुझे कम से कम 10 को 12 तो करना ही है, राइट। और वो 10 का 12 क्यों होना है, वी जस्ट डिस्कस दैट ऑन एन एग्रीगेट लेवल, ऑन एन एवरेज लेवल, ऑन अ लॉन्ग टर्म व्यू, prices rise. So I need to grow my rocks or leaves always. Like I am looking to increase my money just to make sure I don't get poorer. Second thing is, तो ये मतलब अगर जितना इन्फ्लेशन का रेट है, अगर 5% से इन्फ्लेशन हो रहा है, वैल्यू ऑफ मनी इज डिक्रीजिंग बाय 5% एवरी ईयर, इसका मतलब मुझे अपना पैसा इट हैज़ टू ग्रो बाय 5% एवरी ईयर जस्ट टू बी एट द सेम लेवल आई वॉज द लास्ट ईयर, ठीक है। नो प्रॉफिट नो लॉस, बट मुझे जीवन में ग्रो भी करना है। अगर मैं कल 1 गिलास दूध पी रहा था तो मुझे परसों 2 गिलास दूध पीना है, ठीक है। या मेरे बच्चे हो गए तो उनको भी दूध चाहिए अभी, है ना। तो माई लाइफ हैज़ टू ग्रो, so that is why I need to grow at a rate that is more than inflation, right। तो 5% से ज़्यादा मुझे ग्रो करना है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास जो इनकम आती है या जो मेरे पास पैसा आता है या पत्थर आते हैं, लीव्स आते हैं, उससे कुछ तो मेरे को अभी ज़रूरत है, राइट। मेरे को 1 गिलास दूध तो अभी पीना है, मैंने पी लिया, अब कुछ बच गया, उसको कहते हैं सेविंग। वो सेविंग हैज़ टू बी इन्वेस्टेड somewhere where it gives you inflation beating return, and then hopefully by the time your next consumption needs arise, that saving would have outgrown the inflation, और आप उस टाइम पे अपनी कंजम्पशन को बढ़ा सकते हैं, and that is an increase in lifestyle. Okay, so that is the reason कोई भी बंदा, चाहे वो बैंक हो चाहे आप हो, अपना पैसा बढ़ाने की ताक में लगे रहते हो। तो ये जो मैंने व्यू बोला, ये तो अब आप कैसे कर सकते हो, या तो ये आप अपनी इनकम बढ़ा लो। इनकम कैसे बढ़ाओगे आप, या तो अपनी स्किल्स में इन्वेस्ट करो, या आपकी स्किल जो है हाई डिमांड में आ गई है, या जो सर्विस आप प्रोवाइड करते हो उसकी सप्लाई ही इतनी कम है, ठीक है, और आप उस फील्ड में चले गए तो आपकी इनकम बढ़ जाएगी, ठीक है। या आप अगर बिज़नेस कर रहे हो तो आप कुछ ऐसा गुड या सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हो जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, सप्लाई भी नहीं है, तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, और एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आप अपना बिजनेस बहुत अच्छे से चलाते हो, कॉस्ट मेंटेन करके रखते हो, तो आपका जो प्रॉफिट है बहुत अच्छा रहेगा, राइट। दिस इज़ वन वे। अदर वे इज़ कि भाई मेरी नौकरी ऐसी है जिसमें ग्रोथ नहीं होती, ठीक है। मान लो मैं मैकडोनल्ड्स पे शेफ़ हूँ या कोई भी डिलीवरी बॉय हूँ जोमेटो पे, मेरी सैलरी ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है। या फिर मेरा ऐसा बिजनेस है जिसमें कोई ज़्यादा डिमांड सप्लाई का कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, प्राइस ज़्यादा बढ़ती नहीं है, या मैं कॉस्ट कंट्रोल नहीं कर सकता, तो बस मेरे पास सेविंग्स ही हैं थोड़ी बहुत, मैं वो कर सकता हूँ। अब क्या करूँ मैं उसका, देन आई बिकम एन इन्वेस्टर। मैं दूसरे बिजनेसेस में या किसी फाइनेंशियल प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करता हूँ जो मुझे ज़्यादा रिटर्न दे। वन ऑफ द ईजीएस्ट वे टू डू सो इज़ कि भाई बैंक को दे दो अपना पैसा, बैंक अकाउंट में डाल दो या एफडी बना लो उसकी, ठीक है। तो बैंक आपको एक रेट ऑफ रिटर्न या रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, वो आपकी कमाई है, राइट। सो दैट्स द ईजीएस्ट। सेकेंड थिंग वुड बी, तो बैंक का जो रेट ऑफ रिटर्न होगा, या सेकेंड थिंग और रादर द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट इज़ गवर्नमेंट को दे दो ना लोन, बैंक को देने की जगह गवर्नमेंट को लोन दे दो, ठीक है। उसको बोलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी या ट्रेजरी बिल। तो गवर्नमेंट कभी डिफ़ॉल्ट नहीं करती, ऐसा बोला जाता है, गवर्नमेंट आपका पैसा वापस ले ही लेगी, क्योंकि गवर्नमेंट कभी भी पैसा छाप सकती है, टैक्स बढ़ा सकती है, आपको दे देगी, उसके लॉन्ग टर्म रिपरकशंस होते हैं, बट ठीक है। तो आप बोलते हो, तो आपको 2 रेट देखने हैं हमेशा एज एन इन्वेस्टर। फर्स्ट इज़ इन्फ्लेशन, कि इन्फ्लेशन का रेट कितना चल रहा है। सेकेंड इज़ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का रेट कितना चल रहा है, उसको बोलते हैं फाइनेंस की भाषा में रिस्क फ्री रेट। रिस्क फ्री मतलब क्योंकि गवर्नमेंट
को पैसा देने में कोई रिस्क नहीं होता क्योंकि गवर्नमेंट पैसा वापस कर देती है। तो देर इज़ इट्स अ रिस्क फ्री रेट। बेसिकली वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का एक यील्ड्स होते हैं, वो रेट। ये दो रेट देखो आप, और इन दोनों रेट्स के ऊपर आपको चाहिए कुछ। अब अगर आपको गवर्नमेंट को पैसा देना है तो उसमें तो कोई रिस्क है ही नहीं, वो तो श्योर शॉट है। क्या वो इन्फ्लेशन बीटिंग है? हो सकता है इन्फ्लेशन 4% है और गवर्नमेंट आपको 5% दे रही हो या 6% दे रही हो, तो आपका एक्स्ट्रा रिटर्न कितना है, 1 या 2% का। अब आप बोले यार 1-2% तो बहुत कम है, इससे तो मैं बहुत ही धीरे धीरे इंक्रीज़ होऊंगा। आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए, इन्फ्लेशन से बहुत ज़्यादा रिटर्न चाहिए, तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। अब या तो आप बिज़नेस शुरू करो, वो रिस्क है, ठीक है, उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा लेकिन आपको बिज़नेस शुरू नहीं करना, तो आपको अपनी वही नॉर्मल नौकरी करनी है या आप नॉर्मल बिजनेस करना है। आपको दूसरे लोगों को पैसा देना है बेसिकली, जिसमें ज़्यादा रिस्क है, राइट, तभी वो रिटर्न ज़्यादा देंगे आपको। द बेस्ट वे इज़ इक्विटी या स्टॉक्स, ठीक है। तो या फिर आप खुद ही मनी लेंडर बन जाओ, है ना, या तो आप खुद ही बैंक बन जाओ कि मैं तो दूसरे लोगों को लोन देता हूँ और वो 8% पे देता हूँ, ठीक है। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी अगर मुझे 6% देती है तो ये जो बंदा है या ये जो कंपनी है मुझे 8% का इंटरेस्ट देती है, ठीक है। बट वो बंदा शायद आपको पैसे वापस ना करे, है ना, भाग जाए पैसा लेके आपका, तो दैट इज़ क्रेडिट रिस्क। तो वो लेंडिंग है, डेट। द अदर इज़ इक्विटी, जैसे मैंने बोला स्टॉक्स की, आप कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो उनके स्टॉक्स में, तो वहाँ पर भी आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए, रिटर्न ऑन इक्विटी ज़्यादा होना चाहिए या रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। बट वहाँ पर भी आपको देखना पड़ेगा कि वो जो ज़्यादा दे रहा है आपको रिटर्न, उसकी वॉलेटिलिटी कितनी है। क्या ऐसा तो नहीं कि एक साल तो उसने बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया और अगले साल नेगेटिव लॉस बना रहा है बिल्कुल, ठीक है। तो वो बहुत वॉलेटिलिटी होती है स्टॉक्स में, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि क्या आप वॉलेटिलिटी के साथ कंफर्टेबल हो, ठीक है। इन द होप्स ऑफ हायर रिटर्न कैन यू बेयर दैट रिस्क ऑफ वॉलेटिलिटी। हो सकता है आपकी इन्वेस्टमेंट नेगेटिव चली जाए, राइट। तो दीज आर द थिंग्स व्हेन व्हाट यू शुड थिंक अबाउट, व्हाट्स योर रिस्क एपिटाइट। और लॉन्ग टर्म व्यू आप लोगे ना, तो ये देखा गया है कि इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो अगर आप, तो वो आपको वाकई में डेट से या लोन से या गवर्नमेंट सिक्योरिटी वाले रेट से ज़्यादा ही रिटर्न देती है। तो डेफिनेटली वो आपकी इन्फ्लेशन तो बीट करती ही है लॉन्ग टर्म व्यू में। सो माय सजेशन वुड बी, आफ्टर ऑल दिस ज्ञान, अगर आप नए हो इन्वेस्टिंग में, सेविंग्स में, मार्केट्स में, माय सजेशन वुड बी डोंट ट्राई टू बिकम अ ट्रेडर। आजकल बहुत कॉमन है कि लोग थोड़ा ज़्यादा पैसा कमाने के लिए ट्रेड करने लग जाते हैं स्टॉक्स का, कि आज लिया कल बेच दिया, 15 दिन बाद बेच दिया, ये खरीद लिया, शॉर्ट कर लिया, ऑप्शंस खरीद लिए। इस सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा रिस्क है और काफ़ी कैपिटल चाहिए इनसे कुछ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी बनाने के लिए बहुत जल्दी, ठीक है, और उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है बेसिकली। तो अगर आप नए हो, अगर आपके पास और कोई सेविंग्स नहीं है, या अगर आपके पास टाइम नहीं है अच्छे से रिसर्च करने का, सब पे डेडिकेट करने का, तो डोंट इवन थिंक अबाउट ट्रेडिंग। अपना नॉर्मली इन्वेस्ट करो। और मैंने आपको बता ही दिया है, स्टॉक्स में अगर आपको इन्वेस्ट करना है, टेक अ लॉन्ग टर्म व्यू, डोंट इन्वेस्ट इन सिंगल स्टॉक्स। ये कंपनी, आपको क्या पता है वो कंपनी में क्या हो रहा है, आपको क्या पता कल मार्केट में उसका भाव क्या हो जाए। रादर देन टेकिंग बेट्स ऑन वन कंपनी, बाय द इंडेक्स, ठीक है। आप सीधा निफ्टी 50 खरीदो या सेंसेक्स खरीदो, जस्ट बाय द इंडेक्स, ठीक है। एंड बाय अदर एसेट्स ऑल्सो लाइक गोल्ड, ठीक है। तो डाइवर्सिफिकेशन का फंडा है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। I'll probably make some more videos around all these things, might become useful for some people. Thank you so much.